नमस्ते एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्यूरिटी। और ये एक लेटेस्ट एडिशन है हमारी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज में। प्यूरिटी एक ऐसा वर्ड है जो हम डेली लाइफ में रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं ना, कोई भी मटेरियल हम खरीदने जाते हैं तो हमेशा हम पूछते हैं कि प्योर है कि नहीं। दूध आप खरीद रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूध में पानी की मिलावट ना हो। बराबर। आप अगर अनाज खरीद रहे हो, ग्रेन्स खरीद रहे हो, तो यू वुड वांट इट टू बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। आटा खरीद रहे हो तो भी वही सिचुएशन है। दुनिया में किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो यू ऑलवेज वांट इट टू बी प्योर। आप फ्रूट्स खरीद रहे हो, आपको उसके ऊपर कोई केमिकल रेसिड्यू आप चाहते हो कि ना हो। तो बेसिक आइडिया ये है कि प्योर इज गुड, एंड प्योर इज गुड बिकॉज प्योर इज प्रेडिक्टेबल। प्यूरिटी जो होती है वो आपकी प्रोसेस में, आपका यूसेज में, एफिशिएंसी में यूनिफॉर्मिटी लाती है। अगर आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आप बना रहे हो, और जब वो मेडिसिन बन रही है तो उसके अंदर एक दिन मैंने एक काम किया, 50% प्योर वाला प्रोडक्ट डाला जब मैंने पहली बैच बनाई, और दूसरी बैच बनाते वक्त मैंने 90% प्योरिटी वाला प्रोडक्ट डाल दिया। क्वांटिटी सेम रखी मैंने दोनों से, मैंने कोई चेंज नहीं किया। आई डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्योरिटी ऑफ द केमिकल दैट वाज बीइंग पुट इनटू द केमिकल रिएक्शन। तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से बात ये होगी कि दोनों में से एक प्रोडक्ट शायद एक्टिविटी देगा, एक प्रोडक्ट शायद नहीं एक्टिविटी देगा। और अगर कम वाला मतलब 50% वाला भी अगर आपकी डिजायर्ड एक्टिविटी दे रहा है, आपका काम सही तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दूसरा जो आपने 90% प्योरिटी वाले प्रोडक्ट के साथ बनाया उसमें फिर आपका कमर्शियल लॉस हो गया, क्योंकि आपने ज्यादा इंग्रेडिएंट डाल दिए। और मेडिसिन का तो आप जानते हैं कि वो जरा सेंसिटिव मैटर होता है। सो नॉट ऑल मेडिसिन आर सेफ विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी दैट यू कंज्यूम। कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर डोज थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो। ये सब सिचुएशंस हैं। सिचुएशन से बचने के लिए किसी भी केमिस्ट को जो केमिकल्स का वो यूज कर रहे हैं उसकी प्यूरिटी पता होना बहुत आवश्यक है। स्टैंडर्डाइजेशन में आप बात कर रहे थे ना, अगर हमें कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो या सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए कि उस केमिकल की कितने क्वांटिटी के सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, और फाइनल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। और इसी बात को एक्सटेंड करते हुए उसमें हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, परसेंट प्यूरिटी फॉर केएचपी, परसेंट प्यूरिटी फॉर एचसीएल। ये प्योरिटी हमने इसलिए देखी थी क्योंकि उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते थे कि हमारे सॉल्यूशन में किस केमिकल की कितनी क्वांटिटी है या फिर होनी चाहिए। और इसी को आज हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप करेंगे कि अब तक हमने क्या देखा है। सबसे पहला चैप्टर जो था हमारा, उसने हमने यूनिट्स को डिस्कस किया। फिर यूनिट्स में हमने अलग अलग जो छोटे मोटे यूनिट्स हैं, जैसे कि मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल लैब हो या प्रोडक्शन फैसिलिटी हो या कोई और हो, इनफैक्ट प्रोसेस एज सिंपल एज कुकिंग फूड एट योर हाउस। घर पे खाना बना रहे हो ना आप, तो भी आपको मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है ताकि खाना सही से पक सके। उसी तरह से जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, इन यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस किए जाते हैं कि हमारी प्रोसेस एकदम एफिशिएंटली पूरी हो जाए, हमारा वेस्टेज भी ना हो, और हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना प्योरिटी के साथ वो प्रोडक्ट भी मिल जाए। इसके लिए इन यूनिट्स की क्या सिचुएशन होती है उसको भी एनालाइज किया जाता है। फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट जैसे टॉपिक्स हमने ब्रीच किए थे, उन पर हमने डिस्कशन किया था और देखा था कि इनकी अंडरस्टैंडिंग हर किसी को होनी चाहिए। ये काफी क्रिटिकल है, क्योंकि जितना भी केमिकल एनालिसिस है वो सब कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है, उसकी उसका फाउंडेशन यहीं पर आपको मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने मोलर मास को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी जैसे टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद सेकंड चैप्टर था हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में फिर हमने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, फिर उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है जैसे कि इक्विवेलेंट वेट, उसकी डेफिनेशन, एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है वो, कैलकुलेशंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट वो कैसे किया जाता है, इस बारे में हमने पढ़ाई की थी। फिर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या फर्क है ये हमने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप को भी इक्वेशन फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया था।
उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर देखा, स्टैंडर्डाइजेशन, डेफिनेशन एंड नीड। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो चैप्टर था हमारा थर्ड, उसमें हमने ये टॉपिक को स्टडी किया था कि स्टैंडर्डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हमने डिस्कस किया प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स हमने देखे, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके फीचर्स भी डिस्कस किए। फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन को हमने डिस्कस किया। हमने इलिस्ट्रेशंस भी देखे जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनओएच हमने किया था, जिसमें हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को भी थोड़ा फोकस किया था। नॉर्मेलिटी ऑफ कैलकुलेशन को भी हमने डिस्कस किया था। तो अब तक हमने इतना कवर किया है। अब यहाँ से आगे आज का जो हमारा सेशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्यूरिटी की डेफिनेशन। प्यूरिटी एक्चुअली होती क्या है? सो फर्स्ट वी विल डिफाइन प्यूरिटी एज अ कंसेप्ट, क्योंकि तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी, प्यूरिटी पता नहीं क्या है, तो फिर बाकी का डिस्कशन करके क्या फायदा। सेकंड हम देखेंगे कॉमन फार्मूला एंड टाइट्रेशन फार्मूला। तो ये मेथड्स हैं जिनसे आप प्यूरिटी डिटरमाइन कर सकते हो। थर्ड है एग्जांपल्स ऑफ परसेंट प्यूरिटी। फोर्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंट प्यूरिटी। तो ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है प्यूरिटी के कंसेप्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ लेकर जाएगा। एक्सपेरिमेंट फॉर परसेंट प्यूरिटी ऑफ HCl, इसको भी हमने डिस्कस करना है। ये एक ऐसा एक छोटा सा थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट ये किया है, ड्राफ्ट किया है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास अगर HCl का सैंपल है तो उसकी प्यूरिटी कैसे डिटरमाइन की जा सकती है। प्रिपरेशन ऑफ वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन एंड HCl सॉल्यूशन। तो NaOH और HCl सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाए ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक प्रैक्टिकल सिमुलेशन होगा हमारा, जिसमें हम इसी प्रैक्टिकल को थियोरेटिकली पूरा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और उसकी कैलकुलेशंस। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्यूरिटी क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, जरा उस तरफ ध्यान दीजिए। परसेंट प्यूरिटी इज द परसेंटेज ऑफ प्योर कंपाउंड इन एन इम्प्योर सैंपल। ओके, परसेंट प्यूरिटी क्या होता है? एक प्योर कंपाउंड का कितना परसेंट प्रेजेंट है इम्प्योर सैंपल के अंदर। तो आपके पास बेसिकली एक बल्क है बड़ा सा, उस बल्क के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ओके, तो वो जो टोटल जो बल्क है, उस बल्क में कितना परसेंटेज उस केमिकल का है जिसको आप यूज करना चाहते हो, उसका जो परसेंट होता है वही फिर उसका परसेंट प्यूरिटी कहलाता है। ओके, जैसे अभी यहाँ पर इमेजेस में देख लीजिए, यहाँ पर जो ये बड़ा सा पत्थर रखा है, दिस इज अ पीस ऑफ गोल्ड ओर। मतलब ये रेगुलर पत्थर है जिसके अंदर सोना भी दिख रहा है आपको, राइट? इट्स अ पीस ऑफ गोल्ड ओर, तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ गोल्ड। On the other hand, if you will see that this is a gold nugget, it is pure gold. It does not have any stone in it. और इनका भी दोनों का बहुत ही ज्यादा रिफाइंड फॉर्म यहाँ पर फाइन गोल्ड के स्वरूप में इस इमेज में दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन अलग अलग स्टेट्स हैं गोल्ड की, जिस स्टेट में आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। एक नेचुरली प्योर गोल्ड जो नगेट के फॉर्म में होता है, ये प्योर होता है बाय द वे, बहुत प्योर होता है, इसके अंदर कोई खराबी नहीं होती है। इट इज इनफैक्ट एज गुड एज प्योर एज फाइन गोल्ड। बहुत ही नजदीक होता है, बहुत इट इज वेरी क्लोज टू बीइंग एक्चुअली फाइन गोल्ड। और यह गोल्ड ओर है जिसके अंदर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रबल होता है। रबल मतलब सिलिका होगा या अलग अलग जो अर्थ मेटल्स होते हैं वो होगा, अदर देन गोल्ड विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। तो बेसिकली इस स्टोन में प्योर गोल्ड कितना है, उसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी गोल्ड ओर की प्यूरिटी डिफाइन हो जाएगी। ओके, तो प्योर सब्सटेंसेस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम प्यूरिटी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एटम या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, मतलब डिफाइन करोगे, और डिफाइन करने के बाद फिर एग्जैक्टली उसका कितना परसेंट वहां पर प्रेजेंट है टोटल बल्क में, वो उसके बेसिस पे उसकी प्यूरिटी डिटरमाइन होगी। द मेजर ऑफ वेदर सब्सटेंस इज प्योर इज नोन एज प्यूरिटी। तो ये एक तरह से प्यूरिटी क्या है, यूनिट हो गया। सब्सटेंस कितना प्योर है कि नहीं है, उसके अंदर कौन कौन सी इंप्यूरिटीज हैं, अगर है तो कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए प्यूरिटी एज ए यूनिट यूज किया जाता है। ओके, और इस यूनिट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? परसेंटेज फॉर्म में। प्यूरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो दो तरीके हैं प्यूरिटी कैलकुलेट करने की। एक है कॉमन फॉर्मूला और दूसरा है प्रैक्टिकल फॉर्मूला। ओके, और प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो है, वो प्रैक्टिकल टाइट्रेशन फॉर्मूला जो है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कॉमन फॉर्मूला हम सबको पता है, राइट? तो पहले कॉमन फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंट प्यूरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इस फॉर्मूला में क्या दिया है, हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी किया है।
मास ऑफ प्योर प्रोडक्ट, तो समझ लीजिए इस स्टोन में से जो गोल्ड निकला उसको रिफाइन कर दिया गया है, तो टोटल जितना गोल्ड एक्सट्रैक्ट हुआ वो गोल्ड आपका न्यूमरेटर पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर पर क्या आएगा, ये गोल्ड और आ जाएगा। गोल्ड ओर का जो टोटल मास है वो डिनोमिनेटर पे, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, कहीं भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यही यूज होता है। और विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल प्यूरिटी हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि परसेंट प्यूरिटी कितनी है हमारे केमिकल की, जिसमें भी हमें इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास सैंपल आ रहा है तो वही फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल। तो प्रोडक्ट और सैंपल सभी की टेस्टिंग के ये कॉमन फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं। 150 gram sample of gold ore contains 87.3 gram of pure gold. Calculate the percent purity. तो आपके पास आयन ओर का टोटल क्वांटिटी है 150 ग्राम्स, जिसमें आपने जो प्यूरिफिकेशन किया तो आपको पता चला कि 87.3 ग्राम प्योर गोल्ड है। तो हम इसकी प्यूरिटी कैलकुलेट करेंगे इसी की बेसिस पे। तो परसेंट प्यूरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। ये फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड पर देखा। इसमें सारी वैल्यूज जो है वो नोन है परसेंट प्यूरिटी के अलावा, तो हम हमारी वैल्यूज फीड करेंगे। 87.3 जो टोटल आयन ओर का प्योर गोल्ड का मास है, और फिर आयन ओर का मास है 150 ग्राम जो डिनोमिनेटर पे है, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 58.2% प्योर गोल्ड। इसका मतलब यह है कि एवरी 100 ग्राम ऑफ ओर्स विल यील्ड 58.2 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपका ट्रेडिशनल फार्मूला हो गया, कॉमन फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला भी है जिसको हम प्रैक्टिकल टाइट्रेशन फार्मूला कहते हैं, और इस फार्मूला को हमने पिछले सेशन में भी यूज किया था जब हम स्टैंडर्डाइजेशन में अलग अलग क्वांटिटीज, आपको याद होगा KHP पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करना चाहते थे इस तरह से कि हमारा जो ब्यूरेट रीडिंग है वो 20 ml के आसपास आ जाए। तो हमने एक हाइपोथेटिकल रिवर्स कैलकुलेशन किया था जिसमें हमने डिटरमाइन किया था कि 20 ml की रीडिंग आने के लिए हमें एग्जैक्टली लेट्स से फॉर एग्जांपल 2.7 ग्राम्स ऑफ KHP यूज करना होगा। तो तब इस तरह का हमें कैलकुलेशन हमने किया था और उसमें यही फॉर्मूला यूज किया था परसेंट प्यूरिटी के लिए भी। इस सेशन में भी यही फॉर्मूला है बेसिकली। तो फॉर्मूला क्या है, अगर टाइट्रेशन चालू है तो फॉर्मूला है ब्यूरेट रीडिंग ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट यानी वो सॉल्यूशन जिसकी आपको नॉर्मेलिटी पता है, यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट। उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी आपको स्पेसिफाई करनी है। और ये वो सॉल्यूशन है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन दैट इज फिल्ड इन द ब्यूरेट। ब्यूरेट जिसके ऊपर इस तरह के ग्रेजुएशन मार्किंग्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आप ये इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना ml आपका कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग टाइट्रेशन। मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनालाइट। एनालाइट यानी कि वो केमिकल है जो आपके कोनिकल फ्लास्क या फिर आयोडीन फ्लास्क में आप लोगे, जिसके अगेंस्ट आप ब्यूरेट में का जो सॉल्यूशन है जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं उसका टाइट्रेशन करोगे। टोटल डिवाइडेड बाय 10, 10 आपका कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ एनालाइट। तो टोटल वेट जितना है उस सैंपल का, जो सैंपल आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया है उसके बेसिस पे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको टोटल मिल जाएगी परसेंट प्यूरिटी। तो इमेज की तरफ देख लीजिए, ब्यूरेट की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनसाइड द ब्यूरेट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, एनालाइट, यानी कि जो कोनिकल फ्लास्क में है, टोटल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय आइदर वेट और वॉल्यूम ऑफ योर एनालाइट। तो कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल टाइट्रेशन फॉर्मूला काम करता है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द परसेंट प्यूरिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट यानी कि KHP अगेंस्ट 1.030 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ NaOH that is burette reading is equal to 19 ml, weight of KHP is equal to 4.002 ग्राम। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ परसेंट प्यूरिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम जितनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है उसको एनलिस्ट कर लेंगे। हमारे पास नॉर्मेलिटी है NaOH की 1.030 नॉर्मल, हमारे पास वेट है KHP का 4.002 ग्राम, हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है KHP का जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, KHC8H4O4 इज इक्वल टू 39, जो एटॉमिक मास है पोटेशियम का, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का अगेन 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। और इनकी जो पर मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस को। तो आपको फाइनल जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 204 ग्राम पर इक्वल। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसी का अगर आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, अब
ये पोटेशियम हाइड्रोजन थायराइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो डिवाइड बाय बेसिसिटी करेंगे आप इसको, और इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। व्हाई? बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ KHP reacts with one molecule of has the ability to bind with only one basic ion, तो इसलिए बेसिसिटी आ जाती है यहाँ पर। और 204 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 204 ग्राम, तो 204 ग्राम पर इक्विवेलेंट ये उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो हमें अब सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो हम फॉर्मूला में फिट कर सकते हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो क्या है वो, परसेंट प्यूरिटी इज इक्वल टू ब्यूरेट रीडिंग ऑफ टाइट्रेंट, यानी कि जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी यहाँ पर आएगी, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ टाइट्रेंट। देखिए यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली दूसरा वर्ड यूज किया टाइट्रेंट, ये ताकि मैं बार बार आपको बता सकूं कि टाइट्रेंट इज एनालाइट, ये कॉनिकल क्लास में जो हम सॉल्यूशन लेते हैं उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। और टोटल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और एनालाइट। तो ये एनालाइट और टाइट्रेंट इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज अगर हम फीड कर देंगे इस इक्वेशन में तो हमें परसेंट प्यूरिटी KHP की मिल जाएगी 19 मल्टीप्लाइड बाय 1.030 मल्टीप्लाइड बाय 204 टोटल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.002 इज इक्वल टू 99.76% प्योर KHP। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सैंपल है KHP का 4.002 ग्राम वाला, उसकी जो टोटल प्यूरिटी है वो 99.76 ग्राम है। तो कुछ इस तरह से आप परसेंट प्यूरिटी डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी केमिकल की टाइट्रेशन रिलेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करके। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्यूरिटी के बारे में जानना इतना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना कि आपकी प्रोसेस एफिशिएंट नहीं रहेगी, एंड दैट इज ट्रू। लैक ऑफ प्यूरिटी कैन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज योर प्रोडक्ट, बट ऑल्सो इट कैन कॉज हार्म टू लॉट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लेट से आपका बाथरूम क्लीन करना है, बाथरूम क्लीन करने के लिए हम एसिड यूज करते हैं, उस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ऐसा होना चाहिए कि आपकी क्लीनिंग ही हो जाए। आप एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर आओगे और उसका इस्तेमाल करोगे वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो जो आपका जो टाइल्स होते हैं वो टाइल्स ही उसमें घिस जाएंगे, है ना, देयर अपर सरफेस आउटर सरफेस विल गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये भी आवश्यक होता है समझना कि हम कौन से लेवल तक जा सकते हैं। जैसे कि बर्तन को साफ करते वक्त नींबू का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, राइट, एंड एसिड किल्स द बैड स्मेल्स एंड अदर स्टफ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी उसको वॉश करेंगे तो साफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टील का बर्तन धोना है आपको तो इट इज बेस्ट टू यूज लाइम अदर देन एक्चुअल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो क्लीन तो करेंगे लेकिन वो उस वेसल को ही डैमेज कर देंगे। तो बेसिक आइडिया ये है कि प्यूरिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहला होता है कि इम्प्यूरिटी की वजह से किसी को हार्म हो सकता है, आप जिस प्रोसेस को पूरा करना चाहते हो प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपको कमर्शियली वायबल नहीं रहने देगी इम्प्यूरिटी, आपका लॉस होगा, आपकी बैच रिजेक्ट हो जाएगी, आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा बहुत सारा इक्विपमेंट, फाइनेंशियल लॉस होगा वो अलग। तो ये भी एक रीजन होता है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि कभी कभी प्यूरिटी एक स्पेसिफिक इफेक्ट के लिए जरूरी होती है। हमेशा किसी भी काम, कोई भी काम पूरा करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आपको एकदम हाईएस्ट प्यूरिटी वाला ही सब्सटेंस होना चाहिए। पेशेंट की बात ले लीजिए ना, जब कभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है जिसको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, तो ऐसे पर्सन को ऑक्सीजन टैंक लगाया जाता है। यूजुअली ऑक्सीजन टैंक कोई लगाता नहीं है, वो बात ऐसी होती है ना, देयर एयर, उसमें एयर होती है नेचुरल, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऑक्सीजन टैंक है। प्योर ऑक्सीजन बहुत रेयरली लगाया जाता है, या फिर अगर किसी को लगाते भी हैं जस्ट ऑक्सीजन टैंक भी लगाते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन की मिक्सिंग होती है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन जो होता है ना उसको हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी रेडी नहीं होती। आवर बॉडी इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल प्योर ऑक्सीजन, उसकी वजह से बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और इसलिए पेशेंट्स को बहुत रेयर केस में, खास करके अगर इनहेलेशन रिलेटेड अगर किसी को पॉइजनिंग हुई है, यानी कि समझ लीजिए कि आग लग गई थी कहीं पर और उसमें जो टॉक्सिक फ्यूम्स आपने इनहेल कर लिए जिस वजह से आप बेहोश हो गए हैं, तो ऐसे कुछ एकदम क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जहां पर पेशेंट की मरने की पॉसिबिलिटी होती है, डेथ की पॉसिबिलिटी होती है, सिर्फ वहीं पर प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है। वरना रेगुलर पेशेंट को कभी प्योर ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्योंकि उससे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट्स होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें ये समझना होगा कि प्यूरिटी जो है इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी वेरी हाई। ओके, sometimes low purity is also good with respect to the purpose that we are considering। तो जो काम करना है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर प्यूरिटी स्पेसिफाई की जाती है। तो नेचुरली अगर हम इतने गेम्स खेल रहे हैं प्यूरिटी के साथ कि हमारी प्यूरिटी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए,
तो जब हमारे इतने सारे कंसिडरेशन है तो हमारे पास एडेक्वेट मेथड्स भी होनी चाहिए ना, चेक करने के लिए कि भाई प्यूरिटी कितनी है, और वो मेथड्स का रिलायबल होना भी आवश्यक है, इसलिए हम इस चैप्टर को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है प्यूरिटी की, कि क्या कारण है। अब कुछ एग्जांपल्स ही देख लीजिए ना, अननोन इंप्योरिटीज कैन कॉज अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज लाइक, अब जैसे ये एक इंप्योरिटी है, अभी रिसेंटली ये इंप्योरिटी ध्यान में आई सबके, द इंप्योरिटी एन नाइट्रोसो डाइमिथिलामाइन एनडीएमए जिसको कहते हैं, इज क्लासिफाइड एज अ प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन। तो एक ह्यूमन कार्सिनोजन, नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन है, सबको पता है कि ये केमिकल ह्यूमन बॉडी में कैंसर को स्टिमुलेट कर सकता है, एंड इज अ नॉन एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट फाउंड इन वाटर एंड फूड्स। और ये जो नेचुरली जो हमारे पास वाटर आता है और फूड आते हैं उनके अंदर ये कई बार मिलता है, इंक्लूडिंग मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये सभी जगह पर है, प्लांट लाइफ में भी है, एनिमल लाइफ में भी है। आप कोई किसी भी तरह का किसी भी सोर्स से लिया हुआ फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज ऑल्सो डिटेक्टेड, अब हुआ ऐसा कि ठीक है जब तक वेजिटेबल्स में तब तक तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब ये डिटेक्ट हुआ रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स में, ओके, तो रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, और उससे टैबलेट्स बन रही हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको एसिडिटी की तकलीफ है। अब ये जो पेशेंट्स हैं जिनको एसिडिटी की तकलीफ है, उनके लिए जो टैबलेट्स बनाई जा रही है रेनिटिडिन की, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये इम्प्योरिटी इसमें ऐड हो जाती है या फिर जनरेट हो जाती है, और वही टैबलेट में भी जा रही है। तो ये ट्रेस अमाउंट में जब डिटेक्ट हुई तो ये सारा प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ऐसी कई सारी कंपनी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट रिकॉल करवाए और ज्यादा टेस्टिंग शुरू कर दी, और उसके बेसिस पे फिर हर किसी ने डिसीजन लिया कि इस दवाई का प्रोडक्शन चालू रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड जो काम करती है, सेम काम करने वाले दूसरे टैबलेट्स भी हैं अवेलेबल मार्केट में, विच डू नॉट कंटेन सच कार्सिनोजन। तो बेसिक आइडिया ये है कि कुछ इस तरह की इम्प्यूरिटी ना आ जाए, और अगर आती हैं तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए प्यूरिटी का स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। Unknown impurities can cause a wide range of issues like impurities in the metal used for manufacturing can cause breakdown and significant reduction in equipment life. जब आप स्टील मटेरियल, स्टील इक्विपमेंट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई भी हो, तो उसकी जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, वो जल्दी ब्रेक हो सकता है। अभी मेटल्स के केस में ही ले लीजिए ना आप, मेटल्स की जो मेन फीचर होता है वो है डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, राइट। तो एबिलिटी टू बी pulled in wires and ability to be rolled out in the form of sheets। तो ये जो एबिलिटी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, डक्टिलिटी कितनी है, मेलिएबिलिटी कितनी है, तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं मेटल से रिलेटेड, ये सीवियरली अफेक्ट होते हैं जब उसकी प्यूरिटी कम या ज्यादा होती है, राइट। आप गोल्ड को ही देख लीजिए, आपके पास जो गहने हैं जो 24 कैरेट के होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक स्ट्रॉन्ग इनफ ज्वेलरी, प्रैक्टिकली आप ऐसी ज्वेलरी नहीं बना सकते जो स्ट्रॉन्ग इनफ हो टिकाऊ रहने के लिए, क्योंकि वो ये होने लगता है उसमें, इट स्टार्ट्स गेटिंग इरोडेड, क्योंकि गोल्ड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर गोल्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट। इनफैक्ट वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप अगर उसको च्यू करोगे तो आपके दांत के निशान उसमें पड़ जाएंगे, वो इतना सॉफ्ट होता है। आपने वो पुरानी मूवीज में देखा होगा, अगर कोई सोने का सिक्का तो वो ऐसे ही चेक करते थे, मुंह के अंदर दांत के अंदर दबा के चेक करते थे, क्योंकि वो उसपे स्कार्स पड़ जाते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ मेरे पास जो है ना प्योर गोल्ड है। और अगर वो कड़क है तो आप समझ जाओगे कि गोल्ड हो सकता है उसमें, लेकिन वो इम्प्योर गोल्ड है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पर स्टील देख लीजिए, स्टील में कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कार्बन कंटेंट उस हिसाब से स्टील की यूटिलिटी भी चेंज होती है, उसका क्वेंचिंग किस तरह से किया जा रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्वेंचिंग, फिर जब ये टूल बन रहा है तो उसका कटिंग, ड्रिलिंग कैसे किया गया है, साइजिंग कैसे किया गया है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर की अगर इम्प्यूरिटीज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है तो वो ये सारी प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। अभी जैसे यहीं पर देख लीजिए ना, ये जो इमेज में ये जो गियर है, ये मोल्डिंग करके नहीं बनाया गया, ये कटिंग करके बनाया गया है। तो जब यहाँ से मशीन कट कर रहा है उसको, इतना सब छोटे छोटे पार्ट सबका कट कर रहा है, तो होता क्या है, अगर ये मटेरियल स्ट्रांग ना हो तो ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगा। अब इस इमेज में जो दिया है इक्विपमेंट, वो तो गियर्स ब्रेक हो गए हैं, ये यहाँ पर असेंबली में रखना था, और फिर जब काम चल रहा है तो शायद कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा तो ये टूट गए। टूट जाने का कारण भी यही है कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी, कैपेबिलिटी थी फोर्स को विथस्टैंड करने की, वो कॉम्प्रोमाइज थी, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज थे। Unknown impurities can cause a wide range of issues like impurities in construction material also can cause the structure to collapse। तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं, राइट। आप बिल्डिंग बना रहे हो, अगर उसमें इंप्यूरिटीज हैं जो अननोन है, खास करके आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी,
इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो फाउंडेशन होता है आपका, फाउंडेशन जिस जगह बन रहा है, वो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का भी प्रॉपर टेस्टिंग किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, खड़ी खड़ी बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो अपेरेंटली ये बात तो साफ है कि बिल्डिंग तो अच्छी बनाई थी जिसने भी बनाई है, लेकिन जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाई गई थी वो जमीन अनस्टेबल होने के कारण बिल्डिंग एक तरफ झुककर सीधे नीचे गिर गई। सो यू फाइंड सच थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फाउंडेशन में जो जमीन है वो प्योर नहीं थी, उसके अंदर शायद रेत है जिसकी वजह से बिल्डिंग ऑफ बैलेंस हो गई। हो सकता है उसमें उतना फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो इतना सारा वेट बेयर करने की। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्यूरिटी क्या है? इन एनी केमिकल प्रोसेस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट 100% प्यूरिटी, एंड सो एग्जांपल्स आर ऑलवेज एनालाइज्ड in industry to monitor the quality of the product. The more a product is processed by distillation or crystallization, the more costly the process, but the purer the product gets. तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आप कभी 100% प्योरिटी आपको मिल नहीं सकती, लेकिन आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लेवल। जैसा कि आपको याद होगा, हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें देखा था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्योरिटी एटलीस्ट 99.9% होनी चाहिए, तो फिर वो सक्सेसफुली आप यूज कर सकते हो उसको। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट में लिखा है द मोर अ प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड, जितना ज्यादा आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोसेस करोगे, यानी कि अगर वो लिक्विड है तो उसको डिस्टिल करोगे, सॉलिड है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन करोगे, उसको डिसॉल्व करके वापस उसको क्रिस्टलाइज करोगे, तो ये जितनी बार आप रिपीट करोगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा प्योर होता जाता है। लेकिन इन प्रोसेसेस में जो प्रोडक्ट का लॉस होता है उसकी वजह से क्वांटिटी भी कम होती है और ये महंगा भी होता जाता है। सो एट सम पॉइंट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। एक टाइम आ जाता है जब आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो कितनी क्वालिटी आप रखना चाहोगे विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ मनी यू आर एबल टू स्पेंड। तो कितना पैसा आप खर्चा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है, और उसके हिसाब से ही बैलेंस करके कमर्शियली सेंसिबल एक क्वालिटी आपको अचीव करनी होती है और उसको मेंटेन करना होता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बिफोर सेल द प्रोडक्ट इज एसेड और एनालाइज्ड एज टू इट्स परसेंटेज प्यूरिटी। तो ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले, और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, मैं रॉ मटेरियल भी कहूंगा, किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करने से पहले और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसके ऊपर केमिकल एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती हैं जिनको हम ऐसे कहते हैं, उनको परफॉर्म करके उसकी परसेंटेज प्यूरिटी डिटरमाइन की जानी चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर सके ये फिट फॉर पर्पस है कि नहीं, फिट फॉर यूज है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मटेरियल अगर फिट फॉर यूज नहीं है और अगर हम फिर भी उसको यूज करें तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ऑनेस्टली परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट की जाए, और जो भी रिजल्ट आता है उसको रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर उसके साथ डील किया जाना चाहिए। एंड ऐसे इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू एनालाइज एंड टेस्ट फॉर द प्यूरिटी of the percent content of a specified component in mixture of an element or ion। तो ये डेफिनेशन है ऐसे का। ऐसे एक ऐसी केमिकल प्रोसीजर है जिसका मदद से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी बल्क है उस बल्क में किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो परसेंटेज है आपके बल्क के अंदर वो कितना है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट है जिसकी हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक तो एलिमेंट हो सकता है, आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट टू, तो ये हमने पहले देखा था स्टैंडर्डाइजेशन वाले चैप्टर में कि वहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो ये अब हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इसमें हम दो एक्टिविटीज करेंगे। पहला तो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ HCl। लेकिन परसेंट प्यूरिटी ऑफ HCl डिटरमाइन करने से पहले आपको याद होगा कि HCl का टाइट्रेशन NaOH के साथ करते हैं, और NaOH का सॉल्यूशन आपको बनाना होगा, उसको स्टैंडर्डाइज भी करना होगा, तो वो भी एक स्टेप आएगा। ओके, तो हम ये दो स्टेप्स में करेंगे। वी विल मेक टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर डिटरमाइनिंग परसेंट प्यूरिटी ऑफ HCl। पहला सॉल्यूशन है प्रिपरेशन ऑफ 500 ml ऑफ वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन एज इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा हमने वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन बनाया था, तो हम उसी तरह से उसी चीज को हम रिपीट करेंगे और वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे। और दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम HCl को यूज करेंगे। ओके, तो ये दोनों सॉल्यूशंस हम बनाएंगे। इन सॉल्यूशंस को कैसे बनाया जाता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। NaOH के सॉल्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किया है दो चैप्टर्स में, एक तो नॉर्मेलिटी वाला सेकंड चैप्टर, और तीसरा जो चैप्टर था वो स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड।
अगर आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए और ज्यादा डिटेल इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो आप प्लीज वो 2 वीडियोस भी जरूर देखें। इन द मीन टाइम इस चैप्टर में, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एनएओएच पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं देंगे। हम उससे रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स, प्यूरिटी कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिनको हमने इसके पहले कभी डिस्कस नहीं किया, उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि NaOH का सॉल्यूशन कैसे बनता है। प्रिपरेशन ऑफ 500 ml ऑफ वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन एज इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में जैसा किया था वैसे ही हम इस बार भी करेंगे। ये बेसिकली रिवीजन है, आप ऐसा समझ लीजिए। आपको याद रखना होगा हमेशा कि जब भी आप नॉर्मेलिटी स्पेसिफिक अगर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर आपको इक्विवेलेंट वेट यूज करना पड़ता है, और इक्विवेलेंट वेट यूज करना है तो आपको केमिकल रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बिना आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो लेट अस कंसीडर द केमिकल रिएक्शन NaOH प्लस KHP यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, उसका मतलब है KHC8H4O4। उनका केमिकल रिएक्शन होता है तो KNaC8H4O4 प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ है। ओके, और इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास पहले से है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और NaOH की जो एसिडिटी है वो है 1। अब क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया है NaOH का, तो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन नॉर्मल के लिए हमें कितना NaOH डिसॉल्व करना पड़ेगा कितने वाटर में। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी नॉर्मेलिटी की? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, और 1 ग्राम कहना गलत होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट dissolved in dissolved in solvent to make up a volume of one normal to make up a volume of 1 liter solution gives you one normal solution of NaOH। तो NaOH के मामले में क्या है, हम जानते हैं इक्वल वेट 40 ग्राम्स है। सो यू टेक 40 grams of NaOH, you dissolve it in, let us say, approximately 20 ml water और 50 ml water, और फिर जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो मेक अप द वॉल्यूम अप टू 1 liter, सो दैट सॉल्यूशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 normal। लेकिन हमें 500 ml ही बनाना है तो हम इन सारे नंबर्स को हाफ कर देंगे। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ 50 ml वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन वी विल टेक ओनली 20 ग्राम ऑफ NaOH। लेकिन NaOH तो 96% प्योर है, इसका मतलब जब हम 20 ग्राम NaOH लेंगे तो एक्चुअली वो 20 ग्राम नहीं होगा, वो ओनली 96% होगा। 4% उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। तो फिर इन इम्प्यूरिटीज से बचने के लिए और जो गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ग्राम एक्स्ट्रा ले लेंगे। देखिए इस लेवल पर, देखिए NaOH डजंट हैव टू बी एक्सट्रीमली एग्जैक्ट वन नॉर्मल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। NaOH का जो सॉल्यूशन है उसको हम स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं। इसका मतलब थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे हुई होगी उसमें नॉर्मेलिटी में, उसको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन करेंगे और फिर उसी को कैलकुलेशंस में फीड करेंगे उस वैल्यू को। सो एट दिस पॉइंट इट इज काइंड ऑफ अ हाइपोथेटिकल approximate calculation of quantity of NaOH to be used for making 500 ml of one normal NaOH solution। तो हमने क्या किया कि 22 ग्राम ले लिया, थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व कर दिया। जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो फिर what did we do next step, we made up the volume up to 500 ml in a standard measuring flask or volumetric flask, then standardize that NaOH with 99% pure KHP as previous days experiment। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम एक बार ही हमारा बन गया NaOH का सॉल्यूशन, अब इसको KHP के साथ स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि KHP आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब आपका टारगेट क्या है, HCl की परसेंट प्यूरिटी डिटरमाइन करना, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन द प्यूरिटी ऑफ HCl until you have NaOH to titrate it with। लेकिन NaOH को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि NaOH की नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं है। NaOH की नॉर्मेलिटी हमें अगर पता करनी है तो हमको उसको स्टैंडर्डाइज करना होगा, और अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो NaOH को हमें किसी पर्टिकुलर केमिकल के साथ टाइट्रेट करना होगा, ऐसा केमिकल जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्वालिटीज रखता हो, तो वो है KHP। तो KHP के साथ उसका टाइट्रेशन करना होगा, और टाइट्रेशन करने के लिए ये हमने पहले भी किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास, मैं इन शॉर्ट फिर भी आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन है जिसको स्टैंडर्डाइज करना है। NaOH सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भर दीजिए। आप परसेंट प्यूरिटी वाला फॉर्मूला जो टाइट्रेशन के लिए हमने देखा था उसमें आप हाइपोथेटिकल वैल्यू डाल दीजिए नॉर्मेलिटी की, जो वन नॉर्मल है, और आपका KHP का जो वेट है जो आप चाहते हो आप कैलकुलेट करना, वो कितना होगा, राइट। और परसेंट प्यूरिटी 96% है वो भी आपको पता है। तो परसेंट प्यूरिटी का जो फॉर्मूला हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल टाइट्रेशन, उसमें हमने देखा था कि KHP के परसेंट प्यूरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उस फॉर्मूला में हमने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अगर उसको फीड कर देंगे और एक हाइपोथेटिकल ब्यूरेट रीडिंग ले लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 ml जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी ली थी, तो उसके लिए एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी KHP का डालना होगा वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। फिर उसके बेसिस पे आप KHP को लोगे और उसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप टाइट्रेशन करोगे, एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट आने के बाद
जो प्रैक्टिकली आपको वैल्यूज मिली है, यानी कि एग्जैक्टली कितना वेट आपने केएचपी का लिया था, राइट, वो इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये एनएओएच की नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। ब्यूरेट रीडिंग आपको एक्चुअली मिल जाएगा जो 20 या 21 डिग्री 21 ml इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको नोन होंगी। फॉर्मूला को रीअरेंज कीजिए टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, एंड आफ्टर एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन यू विल फाइनली हैव द एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, पिछले एक्सपेरिमेंट में जो हमने कैलकुलेट किया था ना, वही वैल्यू हम लेके आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा सिंपल सिंपल रहे। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम HCl। ओके, तो व्हाई ओनली 2 ग्राम? हमें HCl का सॉल्यूशन यूज करना है, बनाना है ना। HCl का सॉल्यूशन जो हम टाइट्रेशन में यूज करने वाले हैं उसमें हम सिर्फ 2 ग्राम HCl ही डालेंगे। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ही क्यों। आपको याद होगा हमने सेम चीज केएचपी के लिए की थी कि जब हमें केएचपी का सैंपल बनाकर कोनिकल फ्लास्क में रखना था फॉर टाइट्रेटिंग इट विद NaOH, वी यूज्ड परसेंट प्यूरिटी फार्मूला। और परसेंट प्यूरिटी फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था कि अप्रोक्सीमेटली हमें लेट्स से 2 ग्राम केएचपी को डिसॉल्व करना होगा वाटर में रिएक्शन करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हम HCl का भी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको वापस एक बार याद दिला देता हूँ HCl होता क्या है। HCl इज एक्चुअली अ गैस दैट इज बबल्ड थ्रू वाटर, और वाटर का गैस रिटेंशन कैपेसिटी हाई होता है। तो वो क्या करता है, ये जितनी गैस बबल हो रही है उसको एब्जॉर्ब करता जाता है, और धीरे धीरे वो जो सोल्यूशन है वाटर, वो एक तरह से HCl का सॉल्यूशन बन जाता है जिसकी प्यूरिटी अप्रोक्सीमेटली 36-37% होती है, अप टू 30%। ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसमें। तो बेसिक आइडिया आपको समझनी होगी कि जो लिक्विड आपके सामने दिखता है दैट इज नॉट द रियल HCl, it is water through which HCl gas has been bubbled, and that gas has now dissolved in water to such an extent that the water itself has gained the same properties like that of HCl. Okay, तो वापस हम हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं कि हम 2 ग्राम HCl ही क्यों लेते हैं और ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, उसका भी मेथड देखेंगे। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है, वी हैव टू प्लान द एक्सपेरिमेंट सो दैट ब्यूरेट रीडिंग शुड बी बिटवीन 20 to 30 ml। आपको याद होगा KHP के सिचुएशन में भी यही था। अगर आपने बहुत ज्यादा KHP ले लिया तो आपका NaOH खत्म हो जाएगा और एंड पॉइंट ही नहीं आएगा, राइट। और अगर आपने KHP बहुत ही कम ले लिया तो एक दो ड्रॉप आप ऐड करोगे, उसी में सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसमें आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो वहां पर आप चाहते थे NaOH और KHP की रिएक्शन में कि हमारा जो रीडिंग है वो 20 ml के आसपास आ जाए, क्योंकि आपका ब्यूरेट ऑन एन एवरेज 50 ml का होता है, राइट। 50 या 75 या 100 ml का डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो। लेकिन फिर 20-30 ml की जो वॉल्यूम होती है वो जरा रिस्पेक्टेबल वॉल्यूम होती है, और उसमें एरर का पॉसिबिलिटी कम होता है। तो इफ ब्यूरेट रीडिंग इज लेस देन 10 ml तो इट कैन कॉज मेजर एरर्स, तो उसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि 20 to 30 ml के बीच में रीडिंग आए, और इसीलिए हम ये रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि अप्रोक्सीमेटली वन नॉर्मल, क्योंकि देखिए इस स्टेज पर हमने भले ही इस प्रैक्टिकल में नहीं किया हो, लेकिन हम जानते हैं कि NaOH का एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी कितना था वो हमने कैलकुलेट किया उसको KHP के साथ टाइट्रेट करके। सो हमारे पास एक ऐसा NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी हमें पता है। ओके, अब ये सॉल्यूशन के साथ आप HCl का जो रिएक्शन करवाओगे तो उसमें अगर वो एग्जैक्ट वन नॉर्मल का जो NaOH सॉल्यूशन है उसकी जो टोटल क्वांटिटी कंज्यूम होगी उसके बेसिस पर, हाइपोथेटिकल क्वांटिटी के बेसिस पर आप एग्जैक्ट HCl की क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हो कितना यूज करना होगा। और यही हमने KHP के मामले में भी किया था और HCl के मामले में भी करेंगे। तो पहले सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। तो ये हमारा बहुत बेसिक केमिकल रिएक्शन है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू जनरेट सॉल्ट एंड वाटर। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ HCl क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, इनको ऐड कर दीजिए 36.5 ग्राम पर मोल, ये ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। अभी HCl का बेसिसिटी आप जानते हो कितना है 1, तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट वेट हो गया HCl का, राइट। तो अब याद रखिए आपको जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको HCl का वन नॉर्मल सॉल्यूशन अगर बनाना है तो यू हैव टू डिसॉल्व 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl इन वाटर। ये इसके बारे में बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर, किस बारे में, लिक्विड HCl के बारे में। थ्योरेटिकली स्पीकिंग 36.5 ग्राम ऑफ प्योर HCl, लेकिन हमारा प्रैक्टिकली HCl प्योर होता है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्योर नहीं होता है, इट्स वाटर, वाटर जिसमें से HCl को बबल कर दिया है, जो 36 to 30% के आसपास प्यूरिटी होती है उसकी। सो वेट ऑफ HCl, अब
अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्ट कितना वेट चाहिए हमें। तो 1 लीटर के लिए हमें 36.5 चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से एक मैट्रिक्स बनाया गया है, इस मैट्रिक्स की तरफ ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर NaOH है, राइट हैंड साइड पर HCl है। तो हम किस तरह से डिराइव कर रहे हैं रिलेशनशिप को वो देखते हैं। ये LHS और ये RHS। तो 1 मोल विल न्यूट्रलाइज 1 मोल, 1 मोल ऑफ NaOH विल न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ HCl। ये हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि NaOH का एसिडिटी 1 है और HCl का बेसिसिटी भी 1 है। तो ये 1 और 1 इक्विवेलेंट होने की वजह से वी नो दैट 1 mole of HCl if reacted with 1 mole of NaOH it will be consumed completely and nothing will be left behind। तो ये इक्वेशन हमें पता है। इसके बेसिस पे फिर अब क्या हम क्या करेंगे, 1 मोल यानी कि कितना है NaOH का 40 ग्राम। फिर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हमें पता है, राइट। सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। ओके, सो 1 + 16 = 17, 17 + 23 = 40। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास NaOH का। HCl का सिमिलरली जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 36.5 ग्राम होगा। अब ये क्वांटिटी तो मिल गई आपको। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। किस तरह से चेंज करेंगे? 40 ग्राम्स इन 1000 ml, ओके, विल न्यूट्रलाइज 36.5 ग्राम ऑफ HCl इन कोनिकल फ्लास्क। ये इक्वेशन भी बन गया हमारा, राइट। क्योंकि देखिए ये 1000 ml वाटर है, वाटर कम हो ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन NaOH और HCl के बीच में हो रहा है एंड वाटर इज न्यूट्रल इन दिस स्टेट। तो पानी कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन 1 नॉर्मल हो जाएगा। ये बात को हमें ध्यान रखना है। एज लॉन्ग एज दिस इज 40 ग्राम, तो ये 40 ग्राम शैल न्यूट्रलाइज 36.5 ग्राम। तो अगर हम 20 ml, अगर ये जो सॉल्यूशन है इसका अगर हम 20 ml लेते हैं, ओके, तो कितना HCl लगेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए? अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, यानी कि ये अननोन वैल्यू है, इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये x है या फिर क्वेश्चन मार्क है। सो अगर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 36.5 एट द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 1000, जो 1000 ml यहाँ पर आया था वो डिनोमिनेटर में चला गया, इज इक्वल टू 0.73 ग्राम ऑफ HCl। ये प्योर HCl के लिए है। सो इट डज नॉट कंसिडर द वेट ऑफ वाटर इन विच द HCl इज डिसॉल्व्ड। तो आपको HCl का इतना क्वांटिटी लेना होगा कि एग्जैक्टली आपको 0.73 ग्राम HCl का मिले। सो अबो कैलकुलेशन ml और ग्राम का जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसलिए हम जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा है हम देखेंगे अगले स्लाइड पर आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्यूरिटी ऑफ HCl, तो वो कैसे होगा? अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट हमें कितना HCl यूज करना है फॉर टाइट्रेशन पर्पस। यहाँ पे परसेंट प्यूरिटी ऑफ HCl दिख रहा है, लेकिन ये अगेन हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है। ओके, हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि 0.73 ग्राम जो हमें ऐड करना है 20 ml की जो ब्यूरेट रीडिंग है वो अचीव करने के लिए हमें प्योर जो HCl ऐड करना है 0.73 ग्राम, यानी कि 100% प्यूरिटी। 100% प्यूरिटी और 0.73 ग्राम, तो 37% जो हमारी एक्चुअल प्यूरिटी है HCl की, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की जो हमारे पास है, तो फिर हमें एग्जैक्टली कितना ऐड करना होगा HCl, ये कन्वर्जन फैक्टर हमें यहाँ पर मिलेगा। अब ये जो 100% है और ये जो वेट ऑफ HCl है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में आप स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ये बेसिक फ्रैक्शंस के या प्रोपोर्शंस के ना रिलेशनशिप बेस्ड रूल्स हैं। सो सिंस दीज टू वैल्यूज आर इनवर्सली रिलेटेड यू विल परफॉर्म स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.73 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाइड बाय अननोन वैल्यू। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.73 डिवाइडेड बाय 37 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.97, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ प्योर HCl। तो अगर हम 2 ग्राम HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं जिसकी प्यूरिटी 37% है, तो हमें एक्चुअली 0.73 ग्राम प्योर 100% HCl मिलेगा। ऑलराइट, ये बात तो आप समझ गए। और इस रिलेशनशिप को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, इसके ऊपर अपना मल्टीप्लिकेशन पैटर्न डिफाइन होगा। ऑलराइट, और ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न के ऊपर ही आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो एक्यूरेटली। अगर आपने यहाँ पर गलती से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों सिचुएशन में आपको अच्छे से ध्यान देना है कि कहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और कहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। एज वन अमाउंट इंक्रीजेस अनदर अमाउंट डिक्रीजेस, सो वी टेक 100 डिवाइडेड बाय 37 इंस्टेड ऑफ 37 डिवाइडेड बाय 100। वी टेक वेट ऑफ HCl approximately equal to 2 grams,
सो ये भी हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया 2 ग्राम, क्योंकि देखिए अगेन बात हमें एग्जैक्ट HCl का वेट कितना का है वो कैलकुलेट करने की बात नहीं है, ये जस्ट आइडिया है कि 20 ml के आसपास रीडिंग आ जाए। लेकिन जो फिजिकली जो रीडिंग्स आएंगे उनके बेसिस पर हम एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे। ये अभी इस वक्त इस स्टेज पर सिर्फ हाइपोथेटिकल है। सो अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम इसलिए हम HCl का ले रहे हैं। सो वी टेक 2 ग्राम HCl, वी डिसॉल्व इट इन 80 ml वाटर। ओके, हम इसको चाहे तो इसको और ज्यादा 150 ml तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं, दो आई वुड एडवाइज इट। 2 ml HCl के लिए 80 ml वाटर इज मोर देन इनफ। और इसमें हम एक इंडिकेटर डाल देंगे। अब आपको ऐसा इंडिकेटर डालना होगा क्योंकि आपके ब्यूरेट में बेसिक सब्सटेंस है, तो ऐसा इंडिकेटर डालना होगा जो बेसिक पीएच में आपको कलर चेंज देगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है फिनोल्फथालीन। तो आप 2 ड्रॉप फिनोल्फथालीन के डाल दीजिए इस सॉल्यूशन में और फिर टाइट्रेशन शुरू कर दीजिए ऐसे NaOH के साथ जिसका नॉर्मेलिटी आपने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर मैंने डेलिबरेटली जगह खाली रखी है क्योंकि आपका जो भी नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन आएगा वो वैल्यू यहाँ पर होगी। जस्ट इतना ध्यान में रखिए कि ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 नॉर्मल होगा। आगे हमने एक वैल्यू कंसीडर की है। तो जो पिछला वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन किया था। लेट अस अज्यूम कि उस वक्त समय जब हमने नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन किया था NaOH का तो वो था 0.9930 नॉर्मल। ओके, 0.9930 नॉर्मल, ये एक्यूरेट रीडिंग हमें मिल गई। जो हमने KHP के साथ NaOH के सॉल्यूशन का टाइट्रेशन किया था उससे हमें ये रीडिंग मिली है। 22 ml रीडिंग कहां से है? जो प्रैक्टिकली हमने NaOH का और HCl का टाइट्रेशन किया उसमें ये ब्यूरेट रीडिंग हो गई। और वेट ऑफ HCl कहां से आया? 2.1721। हमने अप्रोक्सीमेटली डिसाइड किया था कि हम एग्जैक्टली 2 ग्राम ऑफ HCl यूज करेंगे, राइट? तो जब हमने ये कैलकुलेशन किया तो प्रैक्टिकली कैसा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। 2 ग्राम इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट टू बी वेड एक्यूरेटली। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो आता ही है बेरिंग बैलेंस के बेसिस पर। और वैसे भी वो थोड़ा सा क्वांटिटी है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रीडिंग के ऊपर। तो जो एग्जैक्ट रीडिंग है वही हमें लिखना है। वेइंग बैलेंस दिखा रहा है कि आपने 2.1721 ग्राम HCl ऐड किया है, तो आप एग्जैक्टली वही वैल्यू कैलकुलेशन में यूज करोगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 36.5। ये सारी वैल्यूज अब आपको मिल गई है। परसेंट प्यूरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, ब्यूरेट रीडिंग ऑफ टाइट्रेंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनालाइट टोटल डिवाइडेड बाय 10 इनटू वेट ऑफ एनालाइट। ऑलराइट, तो इसी फॉर्मूला में हमने ये सारी वैल्यूज फीड कर दी। तो ब्यूरेट रीडिंग 22 आया हमारा, ये प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया। उसकी नॉर्मेलिटी जो है हमने KHP के साथ स्टैंडर्डाइजेशन करके डिटरमाइन की थी जो 0.9930 है, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl जो 36.5 है, टोटल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट जो 2.1721 ग्राम से हमने वेइंग बैलेंस से लिया था। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टोटल प्यूरिटी मिलेगी 36.71%। सो आपके पास जो HCl है उसका लेबल क्लेम क्या है? 37% का। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कंफर्म करेंगे उसकी प्यूरिटी तो 36.71% है। और जैसे जैसे ये टाइम निकलता जाएगा उसमें से HCl के फ्यूम्स रिलीज होते जाएंगे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्यूरिटी भी और कम होगी। ऑलराइट, क्योंकि HCl गैस है और वो धीरे धीरे रिलीज होते रहता है। So approximately purity of HCl is 37%. It means 100 ml of HCl solution contains only 37% pure HCl and other 63% impurity is water. This calculation is percent purity example for weight by weight percent. तो ये weight by weight percent के लिए है। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है वॉल्यूम बाय वेट में तो हमें क्या करना होगा? HCl का जो वेट है उस वेट को हमें वॉल्यूम वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, डेंसिटी वाला रिलेशनशिप, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसका इस्तेमाल करके उसमें से हमें ये कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम। और फिर वो वॉल्यूम हम मेंशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंट वॉल्यूम बाय वेट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पर हम वेट बाय वेट परसेंट से ही कर रहे हैं। ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में वेट बाय वेट ही देखा जाता है बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली। तो आज के प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या देखा चलो देखते हैं। हमने प्यूरिटी की डेफिनेशन के साथ डील किया, साथ में हमने कॉमन फार्मूला टाइट्रेशन फार्मूला क्या होते हैं उनको इंश्योर किया, एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिटी वो हमने देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्यूरिटी भी हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रोसेसेस इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो सकता है इक्विपमेंट का। तो प्यूरिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको थ्रू आउट योर लाइफ बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस होता है। फिर हमने देखा कि एक प्रैक्टिकल किया, हमने प्रैक्टिकल में हमने देखा कि NaOH का इस्तेमाल करके किस तरह से HCl की परसेंट प्यूरिटी डिटरमाइन की जा सकती है और इसके बेसिस पर फिर आगे की कैलकुलेशन हमने किए। फाइनली हमें अब ये समझ में आया है कि प्यूरिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू केमिकल एनालिसिस एंड एवरी केमिकल एनालिस्ट शुड हैव अ फर्म ग्रास्प with respect to the approach to be used for calculating purity of any given compound। अब वो प्राइमरी स्टैंडर्ड हो सकता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो सकता है, अननोन सैंपल हो सकता है,
आपका प्रोडक्ट हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट काफी सिग्निफिकेंट हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि अगला सेशन हमारा जो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट सेशन है, क्योंकि देखिए इस स्टेज तक हमने काफी सारी थियोरेटिकल स्टडी कर ली है, तो थियोरेटिकल स्टडी के बाद अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे जो अगले सेशन में डिस्कस होगा। तो ये जो अगला सेशन है हमारा, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड सेशन होगा, उसमें मेरी आशा है कि आप जरूर उसको देखेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते।